पर उसमें आपका व्यक्तिगत द्वेष देख लीजिए। आप लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी प्रतिनिधि आप नहीं लेकर जाते। क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दिक्कत है। भाई चिराग पासवान से दिक्कत है तो कम से कम मेरी पार्टी के किसी तो एक प्रतिनिधि को आप लेकर जाइए अपने साथ। नहीं लेकर जाएंगे, एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व आप नहीं करेंगे जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर, लोक जनशक्ति पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने अकेले चुनाव लड़ा। बाकी सारी पार्टियों को 4 झंडे 5 झंडे के तहत चुनाव लड़ रही थी और अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद हम लोगों ने 6% का मत हम लोगों ने हासिल किया। और ये 6% का मत हम लोगों ने तब हासिल किया जब हम लोगों ने 100+ सीटों पर अभी चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी 243 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो हम लोग का मत प्रतिशत कम से कम 12 से 14% का होता और आज 15% वाले बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो अब एक ऐसी पार्टी जिसने अकेले चुनाव लड़कर 6% का मत हासिल किया हो, 25 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हो, उसका आप प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे अपने प्रतिनिधिमंडल में। क्यों? क्योंकि आपको चिराग पासवान से आपको दुश्मनी है। चिराग पासवान ने आपकी पार्टी के कद को इतना छोटा कर दिया, तीसरे नंबर की पार्टी आपकी बना दी। इसकी वजह से आप मेरी पार्टी के विचारों को प्रधानमंत्री के सामने नहीं लेकर जाएंगे। तो कौन सा ऐसा विषय है जहां पर ये भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, हम लोगों से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, भले वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, सीए एनआरसी की बात हो, जितने भी ऐसे विषय है, हर विषय पर इनका अपने ही गठबंधन के तथाकथित अपने गठबंधन के साथियों से इनका विरोधाभास चल रहा है। तो ये अपने में दर्शाता है कि बहुत जल्द बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और मैंने जैसा कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से इस यात्रा में मुझे समर्थन मिल रहा है, संगठन को मजबूत कर रहे हैं हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, तो आने वाले मध्यवर्ती चुनाव परिणामों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी। और इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा। ये मेरा विश्वास अपने समर्थकों को देखकर, इस यात्रा को मिल रहे जन समर्थन को देखकर, आ रहे जन सैलाब को देखकर, और सबसे बड़ी बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो मेरे नेता की अपनी अंतिम इच्छा थी, उस पर लोगों का जिस तरीके से विश्वास है। आप किसी भी गांव घर में चले जाइए, लोग जिस तरीके से बोलते हैं कि भैया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लागू करवाइए, तो वो विश्वास मेरे इस विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले समय में पूरा प्रदेश लोजपामयी होगा और लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर आएगी। अब अगर आपको कोई सवाल है, आप कहते हैं बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, जातीय जनगणना को लेकर अभी एक साथ लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। आज की तारीख में जरूरत इसकी इसलिए है क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, जो कि जाति आधारित होती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी आंकड़े मांगे हैं कि भैया फलाना जाति के क्या आंकड़े हैं जो कि सरकारों के पास नहीं होते। तो ऐसे में जरूरी है, क्योंकि योजनाएं जाति के आधार पर बनती हैं, तो उचित राशि आवंटित की जाए उनकी आबादी के अनुसार। उसके लिए इन आंकड़ों की जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। तो लोक जनशक्ति पार्टी भी, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब इसमें पक्ष विपक्ष एक साथ होकर किसको मुंह दिखाने गए थे, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है। सर एक सवाल है, मध्यावधि चुनाव अगर हो तो उसमें आपका स्टैंड क्या होगा? भाई मैं बहुत ईमानदारी से, मैंने पिछले चुनाव में भी, मुझे लगता है इसी जगह पर ही हम लोग बैठे हुए थे आप सबके साथ, और उस वक्त भी मैंने अपनी बातों को स्पष्ट तौर से रखा था। चुनाव से ठीक पहले मैं पुनः आपसे मिलूंगा और मैं अपने गठबंधन के स्वरूप को आप लोगों के सामने रखूंगा। पर आज की तारीख में, क्योंकि तुरंत कहीं पे कोई चुनाव नहीं है, तो मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है मेरी आशीर्वाद यात्रा पर और अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर। चुनाव के आसपास आपको ये जानकारी दी जाएगी कि मेरे गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, पर आज की तारीख में मेरा ध्यान उस तरफ है नहीं। एक सवाल है कि आप पर यह आरोप लगा है धमकी देने का, आप पर केस भी हो गया है, दिल्ली में भी आपके जो चाचा हुए उन्होंने FIR करवाया है कि मेरे पर हमला हो सकता है, क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, मैंने बार बार इस बात की चिंता व्यक्त की है कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर एक केंद्रीय मंत्री को अगर धमकी मिले तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। अगर केंद्रीय मंत्री को अगर धमकी मिल रही है तो सोचिए कि राज्य में अपराध का स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया और अपराधियों का मनोबल कितना ज्यादा बढ़ गया कि केंद्रीय मंत्री तक को
आपको धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। मैं खुद उनसे आग्रह करूंगा कि जो जानकारी सामने आ रही है उसकी मजबूती से जांच करवाई जाए। जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी बिहारी को ना धमकी मिलनी चाहिए, ना उसके ऊपर कोई अपराध होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी पूरे तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है। सर एक सवाल है आपसे। सर पटना में लोजपा में शामिल हो भाई वो पहली बात तो लोजपा नहीं है, पहले इस बात को आप क्लियर कर लें। देखिए, आप सब जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप लोग जब किसी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसकी सही जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी या कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है या वो पार्टी किसकी है, ये भारत में चुनाव आयोग निर्धारित करता है। चुनाव आयोग ही ये डिसाइड करता है कि भैया एबी फॉर्म कौन साइन करेगा। जो एबी फॉर्म साइन करता है वो पार्टी का सिंबल उस व्यक्ति के पास होता है। आज की तारीख में आप लोग आरटीआई के माध्यम से हो या आप लोग खुद जानकार लोग हैं, अपने सूत्रों के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। चुनाव आयोग में जाइए और उनसे पूछिए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी जिसका सिंबल बंगला है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। वो आपको बताएगा कि भैया चिराग पासवान है। सही ना है। आज की तारीख में इसके ऊपर कहीं कोई बोल दीजिए। तो जब वो बताएंगे कि भैया चिराग पासवान है, तो ऐसे में जिन लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया है, जिनको निष्कासित कर दिया गया है, वो पार्टी के नाम पर जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने कई प्रदेशों में उनके खिलाफ पार्टी के नाम को का दुरुपयोग करने के खिलाफ कई हम लोग के प्रदेश अध्यक्षों ने अलग अलग प्रदेशों में इसके लिए हम लोगों ने याचिका भी हम लोगों ने दाखिल की है, जिसका बहुत जल्द फैसला भी आ जाएगा। पर बहरहाल आज की तारीख में जो आप बोल रहे हैं कि भैया वो दूसरा गुट है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से वो नहीं हो सकता, और उस गुट में कौन ज्वाइन कर रहा है नहीं ज्वाइन कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर एक सवाल है कि जब आपके पार्टी का नाम लेकर के कोई चला रहा है तो ये आपकी एक चैलेंज है, कैसे आप कार्यकर्ताओं को समझाएंगे? भाई देखिए, हर चीज की एक न्यायिक प्रक्रिया है। मैं अहिंसावादी इंसान हूँ, मैं हिंसा में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता कि मैं जाऊँ जबरदस्ती उनका बैनर फाड़ूं या उनका नाम लेने पर या पार्टी का नाम इस्तेमाल करने पर। न्यायिक प्रक्रिया का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे लगता है उस प्रक्रिया के माध्यम से ही उनके ऊपर रोक लगाई जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। आपने पिताजी से अध्यक्ष पद जबरन लिया था, इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है आप सब में से कोई ना कोई कभी ना कभी मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से मिला होगा, और कम से कम जो वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर उनकी मुलाकात जरूर हुई होगी। और नहीं भी अगर उनसे मुलाकात हुई तो उनके निधन से कुछ दिन पहले के अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, मैं चैनल्स का नाम नहीं लूंगा बट उनमें से कई चैनल के आईडी यहाँ पर मौजूद भी हैं, अगर आप उनके वो इंटरव्यूज देखें तो उन्होंने कई बार प्रमुखता से इस बात को कहा कि आने वाले समय में चिराग पासवान ही लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य है, चिराग पासवान के हाथ में ही लोक जनशक्ति पार्टी की डोर है। अगर आप उनके अंतिम दिनों के ट्वीट्स भी अगर आप देखें तो उसमें भी उन्होंने प्रमुखता से इस बात को कहा कि चिराग पासवान पर ही मेरा विश्वास है, उसके द्वारा लिए गए हर फैसले पर मेरा विश्वास है। इन तमाम बातों को एक तरफ भी रख दें तो हर वो व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे और मेरे पिताजी के रिश्ते को जानता था, वो जानता था कि मैं उनसे कितना प्यार कितना सम्मान करता हूँ और वो मुझसे कितना प्यार और कितना विश्वास मुझ पर रखते हैं। दुख होता है जब कोई ऐसी बातें करता है। ऐसा पारस जी का दावा है। मैं जान रहा हूँ मेरे ही चाचा हैं वो। तो बस दुख होता है मुझे जब कोई ऐसी बातें करता है। मैं एक सेकंड में उस बात को थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूं कि जब ये चुनाव हुआ 5 नवंबर 2019 को, जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का चुना गया, ये बंद कमरे में नहीं हुआ था, मीडिया के तमाम चैनल्स वहां पर मौजूद थे। आर्काइव्स में से आप निकालेंगे तो आपके पास भी ये फुटेज होगी। तो उस चुनाव में मुख्य प्रस्तावक की भूमिका में मेरे आदरणीय चाचा जी ही थे और सबकी सहमति से वहां पर बकायदा चुनाव हुआ और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी खुद वहां पर मौजूद थे। तो अगर कोई इस बात को कहता है कि जबरन छीना गया, उसके बाद कई ऐसे मौके आए जिसमें इस बात का खुलासा हो सकता था। आज ही क्यों, जब आपने पार्टी तोड़ ली, जब आपने अपनी रणनीति आपने बना ली, तो आज इस तरीके के भ्रामक वक्तव्य देने का क्या कारण है वो आप सब भी समझ रहे हैं। एक सवाल और है कि आप लगातार एक मिनट राष्ट्रीय स्तर पर सवाल है मेरा, अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आया है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आप भी एनडीए में बहुत दिन तक रहे हैं और आज भी स्थिति और बदतर होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है।
नहीं, देखिए ये चिंता का विषय तो है ही, और खास तौर पर क्योंकि मैं बिहारी हूं, मेरी चिंता मेरे प्रदेश के लिए ज्यादा हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ती महंगाई एक चिंता का विषय है, पर मेरी समझ के परे है कि भैया यही तो फिर डबल इंजन की सरकार का लाभ होना चाहिए था ना। आपने बार बार इस बात को प्रचारित किया कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो कई तरीके की सहूलियतें मिलेंगी। तो अगर डबल इंजन की सरकार भी अगर ये सहूलियत नहीं दे पा रही, यही कारण है कि लोग नाराज हो रहे हैं। और केंद्र सरकार की योजना या उनकी नीतियों की खामियां हो, या फिर प्रदेश सरकार उनको ढंग से अपने प्रदेश में लागू नहीं कर पा रही हो, या ये यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दे पा रहे हो, कारण जो भी हो, जनता आज की तारीख में त्रस्त है और इसीलिए जनता एक विकल्प की ओर नजर लगाकर देख रही है। एक सवाल वो चले जाए। पूरा से 25 पूरा नहीं करेंगे भतीजा से कह रहे हैं। इसमें हम क्या बोलो, तो बोल दिया ना। वो मेरे चाचा हैं और हमेशा रहेंगे, मेरा उनके प्रति वही सम्मान रहेगा। नीतिगत या उनके कार्य पे जिस तरीके से उन्होंने किया उससे जरूर मेरा विरोधाभास हो सकता है, पर व्यक्तिगत तौर पर वो मेरे चाचा हैं।